हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नाम तो आप मेरा सब जानते ही होंगे, है ना। खैर बता ही देते हैं। नहीं, ये आपके लिए सस्पेंस है कि मेरा नाम क्या है। आप लोग बताइएगा क्या नाम है। तो आज हम अपनी न्यू स्टोरी लेकर आए हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड जब भी हम आते हैं धमाका लेकर ही आते हैं। एंड ये स्टोरी भी आई थिंक नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मैं जो भी स्टोरी डालती हूँ फिक्शनल स्टोरीज़ हैं और मेरा किसी भी जाति समुदाय से कोई भी लेना देना नहीं है और किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो आप लोग इस स्टोरी को सुने एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से। एंड अब शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। नेम इस स्टोरी का क्या रखें ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कि इस स्टोरी का नेम क्या होना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही सुनसान से इलाके से, जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान या परिंदा नहीं दिखाई दे रहा था। सन्नाटा एकदम पसरा हुआ था और वो इलाका किसी और का नहीं बल्कि दुर्गा देवी के आतंक की वजह से जाना जाता था। और इस इलाके में ही थोड़ी ऊंचाई पर दुर्गा देवी की आलीशान हवेली थी। उस हवेली के आसपास में कोई और घर भी नहीं था। और घर क्यों नहीं था, उसकी वजह थी खुद दुर्गा देवी। यानी दुर्गा देवी के डर का माहौल इस कदर था कि कोई भी इंसान उनके आसपास दिखाई तक नहीं देता था। अगर हम बात करें दुर्गा देवी की, तो दुर्गा देवी एक ऐसा करेक्टर है हमारी स्टोरी का जिसके नाम से पूरा लखनऊ कांपता था। किडनैपिंग, मर्डर, ब्लैकमेलिंग, कोई भी अपराध उनसे अछूता नहीं था। माफ़ कीजिएगा ये शब्द मैंने बोले हैं, लेकिन इससे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उनकी इन्हीं कुकर्मों की वजह से नेता लोग भी चढ़ावा देकर देवी मतलब दुर्गा देवी से मिलने आए दिन आते रहते थे। भाई साहब, जो इसका इतना आतंक हो, जिसका इतना दबदबा हो, तो उनसे नेता लोग तो मिलने के लिए आएंगे ही। और दुर्गा देवी के आशीर्वाद यानी कि इलेक्शन में उनकी जीत पक्की हो जाती थी। कहते हैं ना, इलेक्शन अगर हो और उसमें इस तरह के लोगों का हाथ ना हो, नेताओं की, भाई आप लोग खुद समझदार हैं। उसके इसी बढ़ते प्रभाव के कारण लखनऊ की जो न्याय व्यवस्था थी उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। किसी भी तरह कोई भी न्याय देखने को नहीं मिलता। आए दिन लूटपाट इस तरह के मामले सामने आते रहते थे। अब भाई साहब, अगर जहाँ देखो तो वहाँ दुर्गा राज मचा हुआ था। आए दिन अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो दुर्गा देवी को रोक सके। भाई होगी भी कैसे हिम्मत, इस तरह की खासियत, पर्सनैलिटी। कोई भी अपने आप को किसी भी खतरे में डालना नहीं चाहता था। अब दुर्गा देवी की जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वो लखनऊ के बाहर भी अपने नेटवर्क को बहुत तेजी के साथ इस्टेब्लिश कर रही थी। अगर यही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं था जब वो सरकार को ही चुनौती देने लगे। यही चिंता सता रही थी कुछ बड़े ऑफिसर्स को, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। जब भी वो किसी नए ऑफिसर को भेजते, बजाय कुछ अच्छा होने के, उन्हें ही अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता था। जो बच जाते थे वो भाई साहब दुर्गा देवी के मोहरे बन जाते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन भी रखा गया था। उस मीटिंग में बहुत बड़े ऑफिसर्स हेड क्वार्टर में बैठे इस प्रॉब्लम पर अपनी अपनी विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे थे। अब अगर बात करें मीटिंग रूम की, तो मीटिंग रूम में चारों तरफ एकदम सन्नाटा,
मसला हुआ था। टेबल पर रखी फाइलें, अपराधों की रिपोर्ट और दुर्गा देवी के नेटवर्क का खाका सब कुछ बयां कर रहा था। हालात किस कदर नाजुक हो चुके हैं, ये सब देखने लायक था। वहीं पर एक ऑफिसर गहरी सांस लेते हुए कहता है, इट्स वेरी क्रिटिकल कंडीशंस। अगर हमने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में दुर्गा देवी पूरे यूपी पर राज कर सकती हैं। भाई साहब, अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और आप लोगों को तो पता ही है उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहता है। भाई जो भी उत्तर प्रदेश का है कमेंट करके जरूर बताना। वहीं पर दूसरा ऑफिसर बहुत ही धीमी आवाज में बोलता है, लेकिन सर, हर बार हमने नए अफसर भेजे हैं और हर बार या तो वो मारे गए हैं या दुर्गा देवी के पाले में चले गए। अब सवाल ये है कि आखिर कौन होगा जो इस केस को संभाल पाएगा। इनके जो चीफ ऑफिसर थे वो अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए कुछ सोचकर कहते हैं, इस खतरनाक मिशन को संभालने के लिए हमें किसी ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो जाबाज हो, उसके इरादे मजबूत हों और जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए ना, अपनी ड्यूटीज को सबसे पहले प्रायोरिटी दे। पहला ऑफिसर वहीं पर बोलता है, लेकिन ऐसा ऑफिसर हमें कहाँ मिलेगा और दुर्गा देवी का मुकाबला करने वाले ऑफिसर का मिलना बहुत ही मुश्किल है। चीफ कहता, मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं। पहला ऑफिसर कहता, मतलब? चीफ कहता, कहते हैं कि एक नारी दूसरी नारी के ऊपर भारी पड़ती है और इसीलिए दुर्गा देवी को रोकने के लिए मैंने भी एक नारी शक्ति को ही चुना है। पहला ऑफिसर बोलता, नारी शक्ति? कौन? चीफ उन लोगों के सामने उस फाइल से एक फोटो निकाल कर रखते हुए कहता है, मिस अनन्या राजपुरोहित, राजस्थान कैडर की आईपीएस। 3 साल पहले चंबल घाटी प्रोजेक्ट में उन्हें शामिल किया गया था। बहुत ही बहादुरी और जाबाजी से अंडर कवर रहकर उन्होंने वहां के रीढ़ माने जाने वाले ग्रुप का सफाया कर दिया। उससे पहले उन्होंने और भी कई सारे अंडर कवर मिशन को डायरेक्ट किया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक्सपीरियंस ऑफिसर है। अब तो उन्हीं से एक्सपेक्टेशंस हैं। पहला ऑफिसर बहुत ही सकुचाते हुए संकोच से कहता, माफ कीजिएगा सर, लेकिन दुर्गा देवी इतनी खतरनाक है और आपको तो पता ही होगा उसका नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है, हर जगह उसके गुंडे तैनात हैं। तो फिर अनन्या मैडम दुर्गा देवी से लड़ पाएंगी क्या? चीफ मुस्कुराते हुए कहता, आप जानते हैं नहीं, उन्हें इसलिए आपके मन में ये संकोच आना लाजमी है। अगर आप उन्हें जानते होते तो ये संकोच आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आता। और मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। वो अब तक लखनऊ पहुंच चुके होंगी और देखिएगा बहुत जल्दी लखनऊ की हवाओं में चेंज होता दिखेगा आपको। सारे ऑफिसर्स चीफ के इस प्रबल विश्वास को देखकर सोच में पड़ चुके थे कि आखिर वो उन पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो ये तो पहला सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बात करें हम जो हमारी स्टोरी की विलन कैरेक्टर हैं, आप उनको विलन भी कह सकते हैं क्योंकि पूरा हाहाकार, पूरा हड़कंप इन्हीं का फैलाया हुआ है। अब चलते हैं हम आपको लेकर दुर्गा देवी की हवेली में। सुनसान से इलाके के बीचों बीच एक सुंदर सी हवेली जो कीचड़ में खिले हुए कमल सा शोभावन हो रही थी। कहते हैं ना, कीचड़ में
कमल का फूल देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है हमारे मन को। उसी तरह से ये हवेली भी कुछ ऐसा ही कुछ बयां कर रही थी। वो हवेली वो तो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका रख रखाव इस तरीके से किया गया था कि आजकल के जो 5 स्टार होटल भी है ना, उनके सामने पानी भरते नजर आते थे। उस हवेली के आसपास बहुत सारे आदमी यूं ही बंदूक लेकर घूमते नजर आ जाते थे, जैसे अली बाबा का खजाना तो उस हवेली में ही रखा गया हो। खैर, मजाक से हटकर देखा जाए तो ये आदमी काफी खतरनाक और खूंखार दिखते थे। आंखों में समाहित क्रूरता देखकर लगता था जैसे अपराध से इनका जन्म से नाता रहा हो। हवेली के अंदर एक बड़ा सा झूला लगा हुआ था जो प्योर गोल्ड का बना हुआ था। उस पर एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी जिसने घाघरा और कुर्ता पहन रखा था। उसके गले में एक मोटी सी सोने की हसूली थी। आप लोग मुझे बताना हसूली किस किस को पता है। और कान में बड़े बड़े शेर की आकृति के झुमके और नाक में मोटा सा नथ, बड़ी बड़ी आंखों में मोटा मोटा काजल और माथे पर एक बड़ी सी काली सी बिंदी। उस अधेड़ उम्र की औरत को देखकर ही किसी के दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक सकती थी। एकदम सपाट सख्त चेहरा, ऐसा लगता था जैसे क्रूरता की साक्षात मूर्ति हो। वो उस झूले पर झूलते हुए अपने सरौते से सुपारी काट रही थी। उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। एक 24 साल का लड़का उसके पैरों के पास घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठा हुआ रो रहा था। वो औरत बहुत ही क्रूर भरी आवाज में कहती है, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने दुर्गा देवी की बेटी को छेड़ने की कोशिश की? वो लड़का उनके सामने रोते हुए कहता, गलती हो गई आंटी, आई एम सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि आपकी बेटी है, वरना मम्मी कसम मैं उसे कभी भी नहीं छेड़ता। दुर्गा देवी एक पान का बीड़ा अपने मुंह में दबाते हुए कहती है, अब गलती तो तूने कर दिया है। तूने अगर एक बार मुझे थप्पड़ मार देता मैं सह लेती, लेकिन तू तो दुर्गा देवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ना लल्ला ना, दुर्गा देवी की अदालत में इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और गुनाह होता है, चाहे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में। ये कहते हुए वो औरत बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और अपने सरौते के तेज धार से उसका गला काट देती है। उस लड़के की आंखों की पुतलियां चौड़ी रह जाती हैं और उसके गले से खून की धार निकलने लगती है। कुछ ही देर में वो लड़का निष्प्राण भूमि पर गिर जाता है। वहां खड़े बाकी लोग बिल्कुल आराम से सब कुछ मजे से तमाशा देख रहे थे, जैसे ये तो रोज का काम है। एक आदमी आकर एक थाल में से ये सरौता रख लेता और दुर्गा देवी वहां से उठकर अंदर चली जाती है। उसके कुछ आदमी उस लड़के के प्राण विहीन शरीर को घसीटते हुए लेकर हवेली से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही सीढ़ियों से एक पायल की छन छन की आवाज गूंजती है। ऐसा लग रहा था मानो जो कोई भी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो हॉल में आती है उसके कदम रुक जाते हैं और वो जोर से चिल्लाती है, आ खून खून खून। उसकी आवाज सुनकर वो औरत अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और अपने नौकरों पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे कमबख्तों, कितनी बार कहा है कि घर को साफ रखा करो। पगार किस चीज की लेते हो तुम लोग? साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। वो लड़की उस औरत की तरफ डरते हुए कहती है, भाई ये खून। वो औरत उस लड़की के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम खामखा डर रही हो।
वो लड़की जब अपनी माँ के हाथों की तरफ देखती तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो उनका हाथ एकदम झटक देती और कहती, ओह, तो आज फिर आपने किसी का मर्डर कर दिया। दुर्गा देवी एकदम सख्त आवाज में कहती है, मर्डर नहीं किया है, मैंने संहार किया, संहार। ऐसे लोगों का संहार करती हूँ जो उस धरती पर बोझ हैं। वो लड़की उसे बहुत तिरस्कार की भावना से, दृष्टि से देखती है, फिर गुस्से से वहां से चली जाती है। उसकी माँ पीछे से आवाज लगाती है, आयु बेटा सुनो, सुनो तो। लेकिन वो लड़की चली जाती है। वो अपने पास खड़े जग्गू की तरफ बेबसी से देखती है, जो उनका बहुत खास आदमी था। कहती है, साला ये भी अलग ही पैदा हो गई है हमारे खानदान में, शेरों के खानदान में चहिया पैदा हो गई है। और एक मेरी बड़ी बेटी है आशिका, क्या तेज है उसकी आंखों में, बिल्कुल मुझ पर गई है। ना किसी पर दया दिखाना, ना ही कोई मोह माया, अपने उसूलों की पक्की। उसने कभी मुझे मेरे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा मेरे ही कदम चिन्हों पर चलती आई है। और एक ये है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। तो गाइस, ये पार्ट इतना ही। एंड स्टोरी आपको डेली नहीं मिल पाएगी, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। एक दिन का गैप करके आपको स्टोरी मिलेगी। एंड इस वाले पार्ट को अपना बहुत सारा प्यार देना। एंड क्या ही कहूँ बाकी आप सब लोग कैसे हो, खैरियत से हो ना। एंड इतने दिन के बाद हमारी आवाज़ को सुना है तो बताना कि आप सब कैसे हैं। बट मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड मेरा वैसे मन तो नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि यार देखते हैं ट्राई करके। एंड आपके ही हवाले हमारी नैया है, तो पारे से लगाइए। बाकी आगे के पार्ट्स अगर आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड हमारी जो स्टोरी है वो प्रेरणा राय जी की है, बहुत ही अच्छी राइटर हैं, मेरी फेवरेट राइटर हैं। एंड क्या ही कहने उनके लेखन कार्य का, मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हूँ। वेल, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, आपसे रूबरू हुए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, दुआओं में याद रखें। और जाते जाते आपको एक सॉन्ग सुनाते हुए चलती हूँ, है ना। यार मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया आप लोगों को सच्ची में, लेकिन कौन सा सॉन्ग सुनाऊँ। यार आज नहीं सुनाती हूँ सॉन्ग, ठीक है। आप लोग आज पूरा सॉन्ग से ही काम चलाएं, स्टोरी सुनिए। एंड यकीन मानिए ये स्टोरी आपको एकदम अंत तक झिझोड़ कर रख देगी। एंड इस स्टोरी के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी काल्पनिक हैं, उसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से ही सुने। तो मिलते हैं न्यू पार्ट में इसी स्टोरी के। एंड इसका टाइटल क्या रखें आप लोग ज़रूर बताएं, आपकी पसंद का इसका टाइटल रखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।